हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत। और मैं विकास मिश्रा। और हम लोग यहाँ पर देखिए पॉलिटी का जो है पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका ये पहला लेक्चर है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है इससे आपको दो तरीके के वीडियोज़ मिलेंगे। एक तो ऐसे वीडियोज़ होंगे जो डीप में होंगे, और जैसे कि ये यूपीएससी या आईएएस वाला जो एग्ज़ाम हो गया, और जो हमारे स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कंडक्ट करवाता है, जिसको आप पीसीएस के एग्ज़ाम कहते हो, तो उनके लिए डीप वाले जो वीडियो हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। और दूसरे जो वीडियो होंगे वो क्या होंगे, वो थोड़ा शॉर्ट में होंगे, उतना ज़्यादा डीप में नहीं होंगे। और अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, सीडीएस की, एसएससी की, पुलिस की, या वनडे वाला कोई भी एग्ज़ाम, तो जो है आपको जो शॉर्ट वाले जो वीडियो हैं वो देखने हैं। लेकिन ये जो दोनों वीडियो होंगे अपनी अपनी तरीके के ख़ास वीडियो होंगे, और वहाँ पर हम बिल्कुल एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है उसके ओरिएंटेड ही बातें करेंगे, टू द पॉइंट। तो आज हम लोग पॉलिटी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर शेड्यूल्स या अनुसूचियाँ, ये हेडिंग हमने डाल दी है। तो देखिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश का, वो क्या होता है? तो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए जो एक बेसिक बुक होती है वो उस देश का संविधान होता है। अगर जो मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का शासन चलाने के लिए किताब है संविधान, और इसी संविधान से पूरे देश का शासन चलता है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं, तो पहली बात तो यही कि अनुसूचियां या शेड्यूल्स होती क्या हैं। तो देखिए संविधान की किताब में सब चीज़ लिख ली गई है। जैसे कि बात करूं तो प्रेसिडेंट के बारे में भी संविधान में लिखा है। राज्यों में जो गवर्नर होता है या राज्यपाल होता है उसके बारे में भी संविधान में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके बारे में भी लिखा है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसके बारे में भी संविधान में ही लिखा है। अब यहाँ पर देखिए है क्या, बात आई कि प्रेसिडेंट की सैलरी लिखनी है या इनका वेतन लिखना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता था कि जब राष्ट्रपति के बारे में लिखा जा रहा हो तब उनका वेतन लिख दो, ऐसे ही जब गवर्नर के बारे में लिखा जा रहा हो तो उनका वेतन लिख दो। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन जब इनका नंबर आए, ऐसे हाई कोर्ट के जज का वेतन जब इनका नंबर आए। लेकिन अगर जो हम ऐसा करते तो जगह जगह पर वेतन 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 वेतन, ऐसे सैलरी 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 ये हो जाता। तो जैसे कि हम लोग करते हैं कि अपनी कॉपी में क्या करते हैं, जो सिमिलर चीज़ें हैं वो उठाकर एक जगह लिख लेते हैं। तो ऐसे ही संविधान के ही सिमिलर चीज़ों को संविधान के आखिरी के पेजेस में जोड़ दिया गया है, और जिनको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्स कहते हैं या अनुसूचियाँ कहते हैं। अब ये जो शेड्यूल्स हैं या अनुसूचियाँ हैं, ये पहले शुरू में जब हमारा संविधान लिखा गया था तब इनकी संख्या 8 थी, 8। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो शेड्यूल्स हैं बढ़ के कितनी हो गई हैं, 12। तो आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टाइम पर ये जो शेड्यूल हैं ये 12 हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इन शेड्यूल्स की संख्या कितनी थी, 8 थी। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8, और अभी कितनी है, तो 12 है। संविधान की किताब में अगर जो कोई भी चीज़ जोड़नी हो या घटानी हो, अगर जो यहाँ पर इस किताब में कोई भी चीज़ जोड़नी हो या घटानी हो तो हमको अमेंडमेंट करना पड़ता है या संशोधन करना पड़ता है। अभी तक भारत के संविधान में 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है, संशोधन हो चुका है। और ये जो संशोधन या अमेंडमेंट मतलब संविधान में कुछ भी जोड़ना हो या घटाना हो, वो कौन करता है,
तो हमारे देश का जो कानून बनाया जाता है, जो लॉ बनाती है, उसका नाम है पार्लियामेंट या संसद। तो हमारे देश का जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। संसद में दो हाउस होते हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा और एक को बोलते हैं राज्यसभा। तो ये जो संसद है यही अमेंडमेंट या संशोधन करती है। तो ऐसे ही पहले नंबर का संशोधन लाया गया होगा, दूसरे नंबर का संशोधन लाया गया होगा, तीसरे नंबर का, और ऐसे करते करते संशोधन हो कितने चुके हैं? 105 हो चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड, एक लाइन, कुछ भी जोड़ना घटाना है उसके लिए अमेंडमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो अनुसूचियाँ हैं किस अनुसूची में क्या लिखा गया है। एक बात यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक। अब पार्लियामेंट को या संसद को संविधान की किताब में, ये रही हमारी संविधान की किताब, इसमें कोई भी चीज़ जोड़नी है या कोई भी चीज़ घटानी है तो कैसे जोड़ा घटाया जाएगा? तो संविधान में ये जो हमारी संसद है इसके दो हाउस, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं या सांसद बोलते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको भी क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं या सांसद कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर संविधान की किताब में कोई भी चीज़ जोड़ी या घटाई कैसे जाएगी? तो यहाँ से एक एमपी उठा और उसने क्या किया कि एक पर्चा लिया और बाई चांस उस पर ये लिख लिया है कि संविधान में सोशलिस्ट वर्ड, समाजवादी, ये जो वर्ड है, अब ये इस वर्ड का मतलब क्या है ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो सोशलिस्ट या समाजवादी वर्ड संविधान में जोड़ा जाए, ये पर्चे पर लिख लिया गया है। इस पर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पर्चे को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, या हिंदी में बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, इसको नॉर्मल पर्चा बोलिए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलिए, बात एक ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या विधेयक हम लोग बोलेंगे। तो संविधान संशोधन विधेयक या ये नॉर्मल पर्चा एग्जाम्पल के लिए पहले लोकसभा में रखा गया, और लोकसभा में जितने भी सांसद हैं अगर जो उन्होंने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है हम राजी हैं, ये वाला शब्द संविधान में जुड़ जाए, तो ये पर्चा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होके लोकसभा से कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा में चला जाएगा। और फिर राज्यसभा के सांसद भी अगर जो इस पर्चे को पास कर देंगे या संविधान संशोधन विधेयक को पास कर देंगे राज्यसभा से, तो ये फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इस पर्चे पर अपने साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अब कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे संविधान संशोधन अधिनियम। तो संविधान में अगर जो कोई भी चीज़ चेंज करनी होती है तो उसके लिए पहले लाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक। ये संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा, पहले किसी भी हाउस में रखा जा सकता है। अगर जो पहले राज्यसभा में रखा गया होता तो फिर लोकसभा में जाता, फिर राष्ट्रपति के पास जाता।
यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो क्या, इस पर्चे को पहले लोकसभा में रखा गया, लोकसभा के सांसद जब इसको पास कर देंगे तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के भी सांसद जब इसको पास कर देंगे, कह देंगे कि हाँ हम राजी हैं कि ये जो वर्ड है ये जुड़ जाए संविधान में, तो ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति जब इस पर अपने साइन या हस्ताक्षर कर देंगे इस पेज पर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। बस आपको यही ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ जब जोड़ी या घटाई जाएगी उसके लिए ये ज़रूरी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही जोड़ी या घटाई जाएगी। और अभी तक भारत के संविधान में 105 बार संशोधन हो चुका है, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहले नंबर का लाया गया होगा, दूसरे नंबर का लाया गया होगा, तीसरे नंबर का लाया गया होगा, तो ऐसे ही 105 टोटल हो चुके हैं। और इसीलिए अगर जो आपसे मैं कहूँ कि शुरू में जो शेड्यूल की संख्या कितनी थी, 8 थी, और 8 से बढ़ के कितनी हो गई है, 12 हो गई है, तो ये जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई हैं ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बढ़ाई गई होंगी, तो वो हम देखेंगे, तो ये एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल्स में क्या क्या है। तो ठीक है, पहली वाली जो देखिए शेड्यूल है उसमें क्या है, तो जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है, पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है, तो उसमें हमारे यहाँ पर जो स्टेट हैं और जो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, तो इनके क्या दिया गया है, इनके नेम दिए गए हैं, नाम, और इनकी बाउंड्रीज, सीमाएं ये देके रखी हुई हैं पहली शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची में देखिए है क्या, इंडिया को अगर जो हम बात करें भारत की, तो वहाँ पर है क्या, टोटल इंडिया 36 यूनिट से मिलके बना है। 36 यूनिट का मतलब इंडिया में या तो राज्य हैं, और कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं इंडिया में, और 8 क्या हैं, 8 यूटी हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 और 8 हो जाएंगे 36, 36, तो 36 यूनिट से मिलके इंडिया बना है। वो या तो कोई ना कोई राज्य होगा या क्या होंगे, यूटी होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगे। यूनियन टेरिटरी उन्हें कहते हैं जहाँ पर केंद्र का पूरा कंट्रोल रहता है, और राज्य उन्हें कहते हैं कि राज्यों की अपने पास खुद की पावर होती है, वहाँ पर केंद्र का कंट्रोल होता तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना यूटी में होता है। तो 28 एंड 8 36 बन गए, तो 28 राज्यों की और जो 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, अगर जो ऊपर से आप गिनेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दादरा नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग यूटी था, अभी दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव एक ही यूटी बन गया है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी, ये 8 यूटी हैं आपके, तो 8 के यूटीज़ जो हैं और जो स्टेट हैं इन सब के नाम, ऑफिशियल नेम, जैसे आपके भी घर का तो नाम कुछ और होता है और स्कूल कॉलेज का घर का नाम कुछ स्कूल कॉलेज का नाम कुछ और होता है, तो ऐसे ही घर का नाम है पौंडीचेरी लेकिन ऑफिशियल नेम है पुदुचेरी, घर का नाम है दिल्ली और ऑफिशियल नेम क्या है, ऑफिशियल नेम है एनसीटी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली का मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये है ऑफिशियल नेम। तो सारे राज्यों और यूटीज़ के ऑफिशियल नेम दिए गए हैं और बाउंड्री या सीमाएं दी गई हैं। तो सीमाएं क्यों दी गई हैं, तो अगर जो ये इंडिया है एक तरफ बिहार पड़ता है और एक तरफ यूपी है, मतलब इनकी बाउंड्री आपस में लगी हुई है, तो कल को बिहार ये ना कहे कि भाई यूपी का जो ये वाला गांव है ये हमारा है, ये डिस्प्यूट ना हो सके, इस वजह से सबके क्षेत्र या सीमाएं देके रखी हुई हैं पहली अनुसूची में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल स्टेट और यूटी के नेम एंड बाउंड्रीज, नाम व सीमाएं। उसके बाद देखिए जो हमारी सेकेंड शेड्यूल है
इसमें क्या दिया गया है? तो सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है सैलरी या वेतन को दिया गया है। सैलरी या वेतन ये जो दिया गया है ये किन किन की सैलरी है? तो ये देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि किन किन की सैलरी दी गई है। अगर जो ये जानना है कि किन किन की सैलरी दी गई है तो जो डीप वाला लेक्चर पड़ेगा शेड्यूल का, उसमें आप लोग देखिएगा तो उसमें और भी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी या वेतन दिया गया है। और क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति की सैलरी, गवर्नर की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, हाई कोर्ट के जज की सैलरी, इन सभी की सैलरी दूसरी अनुसूची में दे के रखी हुई है। उसके बाद देखिए जो थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है, उसमें क्या दिया गया है? तो थर्ड शेड्यूल में है ओथ या शपथ। क्योंकि आपने YouTube वगैरह पे वीडियो देखे होंगे कि राष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है, किसके सामने लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सामने राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो यहाँ पर जो थर्ड शेड्यूल है इसमें ओथ या शपथ दी गई है। अब ओथ या शपथ देखिए, जैसे कि हमारे देश का जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और ये जो पार्लियामेंट है या संसद है, इसके दो हाउस हैं, एक को कहेंगे लोकसभा और एक को क्या कहेंगे? राज्यसभा। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोकसभा के MP वाला अगर जो चुनाव लड़ना चाहें तब भी आपको शपथ लेनी पड़ेगी या ओथ लेनी पड़ेगी चुनाव लड़ने के लिए। अगर जो आपने शपथ या ओथ नहीं ली तो आपके चुनाव का पर्चा ही रद्द हो जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो एक बार तो चुनाव लड़ने के लिए आपने ओथ ली, फिर अगर जो आपकी भाग्य अच्छी रही, लोकसभा के आप सांसद या MP बन गए हैं, तो एक बार फिर से आपको ओथ लेनी पड़ेगी। यदि आपकी भाग्य और भी ज़्यादा अच्छी है और MP बनने के बाद आपको मंत्री बना दिया गया है, तब भी आप एक बार ओथ फिर से लेंगे। तो देखिए, एक ही इंसान 3 बार ओथ ले रहा है, चुनाव लड़ा तब, सांसद या MP बन गया तब, और जब मंत्री बना तब। तो वो बात अलग है कि इतनी बार ओथ लेने के बावजूद भी, है ना, कि करप्शन चलता है, अब उसका क्या करें? तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओथ दे के रखी हैं। एक बात और आप ध्यान कर सकते हैं, वो ध्यान क्या करने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि 3 लोगों की शपथ वो लेते तो हैं, लेकिन यहाँ थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई है। ये एक्स्ट्रा आप बात याद रख सकते हैं। किन 3 लोगों की शपथ यहाँ पर नहीं दी गई है? तो देखिए, यहाँ पर ओथ या शपथ जो है बहुत सारे लोगों की दी गई है, लेकिन 3 लोगों की नहीं दी गई है। 3 लोगों की क्योंकि शपथ संविधान के बीच में ही दे दी गई है, जहाँ पर उनके बारे में लिखा गया वहीं पर दे दी गई है। इसमें से एक हैं प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और राज्यों का हेड कौन होता है? तो राज्यों का जो हेड होता है उसको गवर्नर या राज्यपाल कहते हैं। इन 3 लोगों की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस किए दे रहा हूँ, इन 3 लोगों की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। तो फिर क्या ये शपथ लेते नहीं हैं? शपथ लेते हैं, लेकिन थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई है। संविधान की किताब में जहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है, बीच में ही इनकी, जहाँ पर इनके बारे में लिखा गया, इनकी जो शपथ है वो इनके साथ ही दे दी गई है। ऐसे ही गवर्नर की, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट की आखिरी में नहीं दी गई, शेड्यूल में नहीं दी गई है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है। बाकी लोगों की है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, इन सब की जो शपथ है यहाँ पर है थर्ड शेड्यूल में, ठीक। तो तीसरी अनुसूची में आपको बस अपने एग्जाम के लिए बस ये याद रखना है कि ओथ या शपथ कहाँ पर है, तीसरी अनुसूची या थर्ड शेड्यूल में देके रखी है। फिर देखिए क्या है, फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में क्या है?
तो हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा में सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा, और राज्यसभा में अगर जो कोई भी इंसान आएगा तो वो या तो किसी न किसी स्टेट से आएगा या तो किसी न किसी यूटी से आएगा, क्योंकि दो ही क्षेत्र तो इंडिया में हैं ही। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ कि राज्यसभा की सीटें, है ना। तो राज्यसभा की सीटें, और राज्यसभा की सीटें कहाँ से, तो या तो फिर वही बात, या तो स्टेट होगा या तो क्या होगा, यूटी होगा। आपको ध्यान देना है कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो शेड्यूल में चौथी में नहीं दे के रखा हुआ है, सिर्फ राज्यसभा की सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और राज्यसभा की सीटें जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो लोग जाएंगे, किस स्टेट से, किस यूटी से कितने लोग जाएंगे, ये देखिए रखा है चौथी शेड्यूल में। जैसे यहाँ पर यूपी लिखा रहेगा और यूपी के आगे ऐसे 31, तो यूपी से 31 लोग जाते हैं राज्यसभा में। ये संख्या दे के रखी है, किस स्टेट किस यूटी से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, ये दे के रखा है चौथी अनुसूची में। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं पाँचवीं और छठी शेड्यूल पे। तो जो हमारी 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल है, इसको एक साथ समझेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये एक जैसी ही हैं। तो जो हमारी 5वीं शेड्यूल है उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया। और छठी वाली जो है उसका टाइटल है ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड एरिया को हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। और ट्राइबल एरिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र। तो शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र। अब देखिए क्या है, होता क्या है। तो इसके लिए अगर जो मैं आपसे कहूँ कि जो ये शेड्यूल है ना, इनको समझने के लिए अगर जो एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि पूरे भारत में क्या सारे इंडिया में सबके लिए रूल एक जैसे होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि रूल जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो आप ये बताइए कि एक तरफ अगर जो अंबानी है, एक तरफ कोई रिक्शा वाला है, तो क्या उनके लिए बराबर टैक्स लगा देंगे दोनों पे? नहीं, बराबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंबानी जो है बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो उन पे टैक्स ज़्यादा, रिक्शा वाला गरीब है तो उन पे टैक्स कम। तो रूल अलग अलग हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपका बाई चांस कोई मूवी थिएटर है और आप क्या करते हैं, टिकट काउंटर पे बैठे हैं टिकट बांटने के लिए। आपने कहा कि मैं तो एक रूल सबके लिए फॉलो करूँगा, एक रूल बनाऊँगा, सब लोग लाइन से आएंगे। आपने कुछ देर में देखा कि एक बूढ़ा इंसान या कोई विकलांग इंसान जो है वो पीछे से आ रहा है, तो क्या आप उसको भी कहेंगे कि जाओ 1000 लाइन जो लगी है उसके पीछे लग जाओ जाके, या आगे आ जाओ? यदि आप उससे कहते हैं कि आगे आ जाओ, तो आपने रूल्स बना दिए हैं अलग अलग। और यहाँ से हमको यही समझने की ज़रूरत है, अगर जो लोग अलग अलग हैं तो रूल्स भी अलग अलग होंगे, और लोग अगर जो समान हैं तो रूल्स भी समान ही होंगे। अरस्तु एक फ़िलासफ़र हुआ, उसने क्या कहा कि इक्वल रूल्स फॉर इक्वल पर्सन एंड अनइक्वल रूल्स फॉर अनइक्वल पर्सन। समान नियम समान लोगों के लिए और असमान नियम असमान लोगों के लिए। तो ऐसे ही इंडिया में अगर जो बात करें, जैसे ये इंडिया है और यहाँ पर अगर जो बात करें कि ये महाराष्ट्र का रीजन है, और महाराष्ट्र में बाई चांस ये वाला इलाका है, यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं। अब यहाँ पर अगर जो जनजातियाँ रहती हैं या ट्राइबल लोग रहते हैं तो वो हम जैसे नहीं होते, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होगा। वो जो लोग होंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनकी पूरी ज़िंदगी निर्भर होगी। वो शहद इकट्ठा करेंगे, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करेंगे, तब जाके उनका जीवन यापन चलेगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मेघालय, तो मेघालय में एक ट्राइब ऐसी पाई जाती है कि वहाँ पर क्या होता है, लड़के लड़की की जब शादी होती है
तो लड़कियां लड़कों के घर विदा होकर नहीं जाती हैं, उल्टा लड़के विदा होकर लड़की के घर आते हैं। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। हमारे यहाँ पर या नॉर्थ इंडिया में बात करें बिल्कुल अलग रूल चलता है। तो यदि उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ वाला, यहाँ पर ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि नॉर्थ वाला जो महाराष्ट्र है वो हम जैसे लोग हैं, और साउथ वाला बाई चांस जो महाराष्ट्र है वहाँ पर ट्राइबल लोग हैं। तो क्योंकि लोग अलग अलग हैं, इस वजह से पूरे महाराष्ट्र को गवर्न करने के लिए अलग अलग रूल्स की ज़रूरत है। तो अलग अलग गवर्न करने के लिए, प्रशासन करने के लिए इस एक इलाके को जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, इसको घोषित कर दिया जाएगा शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। तो इंडिया में ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ पर ये शेड्यूल्ड एरिया या अनुसूचित क्षेत्र हैं। उनकी लिस्ट दी गई है कहाँ पर? 5वीं शेड्यूल में, 5वीं अनुसूची में। तो ये 6ठी शेड्यूल फिर क्या है? इसका टाइटल है ट्राइबल एरिया। तो सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में AMTM के राज्य, अब ये AMTM के राज्य किसे कहते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में A फॉर आसाम, M फॉर मेघालय, मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, और ये वाला जो M है इसका मतलब हो गया मिज़ोरम। तो ये जो 4 राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, AMTM के राज्य, इन 4 राज्यों में अगर जो ट्राइबल हैं, जनजातियां हैं, उनको अलग तरीके से प्रशासित करने के लिए जो इलाके घोषित किए जाते हैं, उनको हम शेड्यूल्ड एरिया नहीं कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र नहीं कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ट्राइबल एरिया कहते हैं या जनजातीय क्षेत्र कहते हैं। जबकि ये AMTM के जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़ के अगर जो कहीं पर पूरे भारत में जनजातियों का प्रशासन अलग तरीके से चलाना है, तो फिर हम कौन से एरिया डिक्लेयर करेंगे? शेड्यूल्ड एरिया। बट इन 4 राज्यों में कौन से एरिया होंगे? ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, ये है 6 शेड्यूल में। तो कौन कौन से ट्राइबल एरिया हैं इन 4 राज्यों में, उनकी लिस्ट दे के रखी हुई है कहाँ पर? 6th शेड्यूल में या 6ठी अनुसूची में। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। 6 की 6 शेड्यूल हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं और 12वीं, उनमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 7वीं शेड्यूल है, 7th, और 7वीं अनुसूची को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, या इसको हिंदी में अगर जो बोलना हो तो इसको हम बोलेंगे शक्तियों का विभाजन। तो ये नाम आया कहाँ से, शक्तियों का विभाजन? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे इंडिया में एक तो केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, दूसरे क्या हो गए? राज्य हो गए या स्टेट हो गए। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है? शक्तियों को बांटना है। तो शक्तियों को कैसे बांटा जाए, इस पर हमारी संविधान सभा में बात चली। तो इसको, इनमें इन 2 लोगों के बीच में शक्तियों को बांटने के लिए जो तरीका अपनाया गया है वो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का विभाजन। तो वो देखिए तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि यहाँ पर 3 लिस्ट बना दी गई हैं, 3 लिस्ट, 3 सूचियाँ बना दी गई हैं। और ये जो 3 सूचियाँ हैं, इसमें से एक जो सूची है उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट या संघ सूची। तो संघ सूची क्यों कहते हैं इसको? तो ये जो यूनियन लिस्ट है या संघ सूची है, इसमें देखिए क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट या विषय रखे गए हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र की है, उस पर राज्य कुछ नहीं बोलेंगे। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में, यहाँ पर जो सब्जेक्ट रखे गए थे, विषय जो रखे गए थे, वो
97 थे, 97 थे, लेकिन आज जो है विषय बढ़ के कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। तो इन 100 जो विषय हैं इन पर राज्य कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में लिखे गए हैं, वहाँ पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ यूनियन की होगी। तो एग्जाम्पल जैसे मैं दे देता हूँ कि रेलवे, तो रेलवे पे आप सोच के देखिए कि कौन कानून बनाता है, राज्य की केंद्र, तो केंद्र बनाता है, तो इस वजह से रेलवे कहाँ होगा, यूनियन लिस्ट में होगा। फिर हमारा डिफेंस, रक्षा, इस पे कानून कौन बनाएगा, यूनियन, तो यूनियन लिस्ट में होगा। ऐसे ही न्यूक्लियर, परमाणु, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि केंद्र ही कानून बनाता है, राज्य नहीं बनाते हैं, इस वजह से कहाँ पर दिए गए होंगे, यूनियन लिस्ट में दिए गए होंगे। तो ऐसे ही यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, राज्य कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, स्टेट लिस्ट बनाई गई है, राज्य सूची बनाई गई है। ये जो राज्य सूची है, अब देखिए सीधा सा नाम से ये लग रहा है कि राज्य सूची, तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएंगे, केंद्र कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पर पहले जो सब्जेक्ट थे मूल संविधान में वो 66 विषय थे, 66 विषय थे, और अभी बढ़ के कितने हो गए हैं, तो सॉरी इसमें बढ़े नहीं हैं, ध्यान रखना है, इसमें घट गए हैं, तो 61 से 61 हो गए हैं, 61 हो गए हैं। तो अभी इन 61 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, स्टेट लिस्ट, या क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में है इस वजह से राज्यों के पास है। जैसे एग्जांपल के लिए पुलिस, तो वो राज्यों के अंडर में आती है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग मतलब जुआ या सट्टा, वो कहाँ पर आएगा, राज्य लिस्ट में आएगा। क्योंकि इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे जो एप्लीकेशन हैं सट्टे वाली, ड्रीम 11, क्रिक 11 सर्कल, माई एक्स बैट, ये सब जो ऐप हैं ये किन्हीं किन्हीं राज्यों में बैन है और किन्हीं किन्हीं राज्यों में अलाउड हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, जिस राज्य ने चाहा अलाउ कर दिया, जिस राज्य ने चाहा उसको बंद कर दिया। तो पुलिस हो गई, जेल हो गई, और उसके बाद बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो गया, हेल्थ स्वास्थ्य, सैनिटेशन स्वच्छता, ये सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है। और तीसरी भी एक सूची यहाँ पर बनाई गई है। ये बिल्कुल जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है कि कुछ भाई मामले पर डिसीजन पापा लेंगे, कुछ मामले पर मम्मी लेंगी, और कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर दोनों लोग बैठ के फैसला लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर तीसरी एक सूची है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। और ये जो समवर्ती सूची है इस पर कानून बनाने की शक्ति दोनों लोगों के पास है, और दोनों लोगों का मतलब हो गया एक तो केंद्रों के पास है और राज्य के पास भी है, सेंटर एंड स्टेट्स। तो दोनों लोग कानून बना सकते हैं। और इस पे जो मूल संविधान लिखा गया था तब इनके जो सब्जेक्ट थे वो थे 47 सब्जेक्ट, 47 विषय थे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, अभी इनके विषयों की संख्या बढ़ गई है और कितनी हो गई है, 52 हो गई है, 52 हो गई है। इन 52 विषयों पर दोनों लोग कानून बनाएंगे, केंद्र भी और राज्य भी। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मैरिज विवाह, डाइवोर्स, तलाक, एडॉप्शन बच्चे को गोद लेना, सक्सेशन प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, एजुकेशन शिक्षा, तो ये सारे कहाँ पर हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में है। और एजुकेशन क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में है, इसीलिए आपने देखा होगा कि राज्यों के विद्यालय भी होते हैं क्योंकि उन्होंने कानून बनाया, और केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं क्योंकि केंद्र ने भी कानून बनाया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी वजह से 7वें शेड्यूल को सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीज़न ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन बोलते हैं, क्योंकि 3 लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। ये भी ध्यान रखेंगे, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, अभी बढ़ के 100 हो गए। जहाँ पर मैंने ये ऐसे रेक्टेंगल बनाया है वो अभी के सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में अभी कितने हैं, 61 हैं, कॉनकरेंट लिस्ट में अभी कितने हैं, 52 हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे हमारी 8वीं शेड्यूल पर। तो जो 8वीं शेड्यूल है वो देखिए क्या है,
8वीं शेड्यूल में दी गई हैं लैंग्वेजेस। तो 8वीं जो हमारी शेड्यूल है उसमें देखिए क्या है। तो 8वीं शेड्यूल में लैंग्वेज है, उसका टाइटल भाषा। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या मूल संविधान में जो भाषाएं थीं वो 14 थीं, लेकिन आज जो है बढ़ के कितनी हो गई हैं, ये 22 हो गई हैं, 22 हो गई हैं। प्रेजेंट टाइम लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए भाषा जो है इंसान की पहचान होती है। जितना इंसान अपने आप को धर्म के साथ जोड़ता है, अपनी पहचान को, वैसा ही कुछ अपनी पहचान को भाषा के साथ भी जोड़ता है। आप पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट देखें, वहाँ पर आप पाएंगे जो देश बने हैं वो भाषाओं के आधार पे बने हैं, कि एक भाषा बोलने वाले लोगों ने समूह बनाया और एक देश बना लिया। एग्जाम्पल के लिए स्पेन, स्पेनिश भाषा बोलने वालों का देश। इटली, इटालियन लैंग्वेज बोलने वालों का देश। इंग्लैंड, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों का देश। जर्मन, जर्मन भाषा बोलने वालों का देश कौन सा? जर्मनी। तो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने एक एक देश के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो हमारे लोग ये समझते थे कि देखिए अगर जो भाषा को तवज्जो नहीं दी गई तो यहाँ पर भी संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि श्रीलंका में, क्योंकि तमिल और सिंहला 2 ग्रुप वहाँ पर रहते थे और तमिलों को तवज्जो क्योंकि नहीं दी गई, इस वजह से श्रीलंका 30 से 40 साल तक सिविल वॉर में जूझता रहा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया के दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया बना था। और ये जो इधर पाकिस्तान था इसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, और ईस्ट के साइड जो पाकिस्तान था उसको हम लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो ये जो आज बांग्लादेश बन गया है, बना क्यों? क्योंकि देखिए ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू को थोपा गया, जबकि यहाँ की लैंग्वेज बांग्ला थी। इनके कल्चर को डाउनग्रेड किया गया, दबाया गया, और भाषा और कल्चर को तवज्जो नहीं दी गई। रिजल्ट ये हुआ 1971 में ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, बांग्लादेश। तो हम लोगों के जो संविधान सभा के जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ये जानते थे कि भाई देखो भाषा जो है ये बहुत ही मतलब ये भाषा ऐसा मुद्दा है कि इस पर टकराहट हो सकती है। इस वजह से जिन जिन लोगों ने डिमांड उठाई, अपनी मांग उठाई, उन 14 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई। और जैसे जैसे और लोगों ने डिमांड उठाई, उन और भी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई। और आज जो ये भाषाएं हैं बढ़ के कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। और यहाँ पर ये जो 22 भाषाओं में जो बढ़ाई गई हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो एक बार मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, है ना। तो सिंधी जो है वो लैंग्वेज यहाँ पर बढ़ाई गई है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये जो लैंग्वेजेज हैं 8, ये बाद में बढ़ाई गई हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि भाई सबको लग जाएगा कि नहीं इंग्लिश तो होगी ही, इंग्लिश इसमें नहीं है। अंग्रेजी जो है 8, ये जो 8वीं हमारी शेड्यूल है इसमें नहीं दी गई है। हिंदी है, उर्दू भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बस सिंपल सा 8वीं शेड्यूल, इसका टाइटल है लैंग्वेज, और इसमें पहले कितनी भाषाएं थीं? 14, और अभी बढ़ के कितनी हो गई हैं? 22 प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो आपको ये पता ही है कि शुरू में कितनी शेड्यूल थी? 8 अनुसूचियाँ थीं, और बढ़ के कितनी हुई हैं? 12 हुई हैं। और मैंने अभी आपको सिखाया यदि संविधान में कोई चीज़ जोड़ी या घटाई जाएगी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। तो ऐसे ही जो 9th शेड्यूल है, 9वीं जो अनुसूची है हमारी, इसको कब बढ़ाया गया? तो इसको देखिए हमारी संसद ने पहला संविधान संशोधन किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब किया गया, तो ये 1951 1951 में हमारी संसद ने ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी। और 9वीं अनुसूची का जो टाइटल है वो क्या है, वो है वैलिडेशन ऑफ क्रिएशन, वैलिडेशन ऑफ क्रिएशन एक्ट्स या रेगुलेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे इसको कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना, है ना, बचाना लिख देते हैं। तो कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना, या इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। अब देखिए ये है क्या। अब ये जो 9th शेड्यूल है, ये देखिए ऐड क्यों की गई। ऐड इसलिए की गई क्योंकि जो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो संविधान की किताब है इसमें मौलिक अधिकार लिखे गए हैं या फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। और मौलिक अधिकारों को यदि कोई छीन ले, वो चाहे सरकार ही क्यों ना हो, यदि आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि संविधान में लिखे हैं, यदि उन अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को सरकार छीन ले आपसे, तो आपको हक है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवा के देगा। तो यहाँ पर पहले देखिए एक फंडामेंटल राइट लिखा हुआ था, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं है। उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी, या हम इसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था पहले, अभी नहीं है, इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया वो सब बात की बात है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों में लिखा था। अब हुआ क्या, अगर जो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस मौलिक अधिकार को छीनेगी आपसे, बाई चांस आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट छीनना चाहें या लेना चाहें, अधिग्रहण करना चाहें, तो क्या हो जाएगा, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा कि भाई आपको प्रॉपर्टी रखने का हक है और आपकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवा के देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने पहले, क्योंकि हमारा जो इंडिया जब आज़ाद हुआ उस टाइम पर राजे रजवाड़े बहुत ज़्यादा थे, लैंडलॉर्ड भी, सामंत भी बहुत ज़्यादा थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि इन राजे रजवाड़ों की थोड़ी सी ज़मीन लेकर हम गरीबों में बांट देते हैं। लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू उन राजे रजवाड़ों की ज़मीन लेंगे गरीबों में बांटने के लिए, वैसे ही राजे रजवाड़े कहाँ पहुँच जाएंगे, ये लोग पहुँच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कहेंगे कि जज साहब देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, प्रॉपर्टी रखना हमारा मूल अधिकार है। और जज साहब क्या करेंगे, जज साहब तो फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाएंगे, और जो भी नियम बनाया है संसद ने ज़मीन लेने वाला, उसको रद्द घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जवाहरलाल नेहरू को पता था। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ये एक संविधान में एक अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, और 9वीं अनुसूची जोड़ के यहाँ पर एक बात लिखी। वो बात क्या थी कि अगर जो इस अनुसूची में कोई भी चीज़ डाल दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक नहीं करेगा, या सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करेगा। रिव्यू को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा कि वो चीज़ मौलिक अधिकारों से टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है। और ये बात लिख के कि 9 शेड्यूल में अगर जो कोई भी चीज़ डाल दी जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय चेक नहीं करेगा, ये बात लिख के, और 9th शेड्यूल में सबसे ज़्यादा जो
कानून भरे गए हैं वो कौन से कानून हैं? लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून है, भूमि सुधार से संबंधित कानून है। क्योंकि भूमि सुधार के कानून जब इसमें डाल दिए जाएंगे तो चाहे वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही कर रहे हों, चाहे किसी की प्रॉपर्टी ली ही जा रही हो, तो वो राजे रजवाड़े फिर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि 9 शेड्यूल में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय इसको चेक नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा लैंड रिफॉर्म के कानून डाले गए हैं, इस वजह से इस शेड्यूल का दूसरा नाम क्या है? लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार, है ना। और हालांकि इसमें कोई भी नियम कानून अगर जो डाला जाता तो वो भी वैलिड रहता, तो इसीलिए टाइटल है वैलिडेशन ऑफ क्रिएशन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, या हिंदी में कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। जो भी कानून इसमें डाल दिए गए, सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा। ये शेड्यूल में ही लिखा था, 9 शेड्यूल में। एक बात और जान लीजिए कि अभी इसका ये जो कंडीशन है वो क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ें डाली गई हैं, क्या उसको चेक कर सकता है कि नहीं चेक कर सकता है। तो अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है 1981 में एक केस हुआ, उस केस को बोलते हैं वामन राव का केस। तो वामन राव के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि भाई अब हम क्या करेंगे, 9th शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट डाले गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 1973 के बाद जो भी चीज़ें 9 शेड्यूल में डाली गई हैं उनको हम चेक करेंगे, जबकि 1973 के पहले अगर जो कोई चीज़ इसमें डाली गई थी तो उसको चेक हम नहीं करेंगे। तो सिंपल शब्दों में अभी आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो मैं बोलूं कि 9 शेड्यूल का रिव्यू हो सकता है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय चेक कर सकता है कि नहीं, तो जी हाँ, चेक कर सकता है। किन किन विषयों पर? तो ऐसे सभी विषय जो 1973 के बाद डाले गए हैं उनको चेक कर सकता है, उनके पहले वाले नहीं चेक करेगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 9 शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया हमारी संसद के द्वारा, और जिसका टाइटल है वैलिडेशन ऑफ क्रिएशन, है ना, कि कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। क्योंकि लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार से संबंधित सबसे ज़्यादा नियम इसमें भरे गए हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? दूसरा, लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार है। तो ये समझ गए। अब इसको मिटाता हूँ, मैं अगली पे चलता हूँ। तो अगली जो हमारी शेड्यूल है वो है 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में देखिए क्या है, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची का आपने कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में इसका जिक्र सुना होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसको हम लोग बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो ये क्या है भाई, दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? तो दूसरी बात देखिए, ये 10 शेड्यूल जोड़ी भी गई है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कब जोड़ी गई, तो लिखना पड़ेगा ये 10वीं शेड्यूल जोड़ी कब गई। तो एरो थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ 10th शेड्यूल। ठीक, और 10th शेड्यूल, और इसको कब जोड़ा गया। तो शॉर्ट में अब मैं लिखूंगा, देखो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि किया गया 1985 में, 1985 में। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि ये मैंने CAMA लिखा क्या है। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है CAMA। CAMA कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल का C उठा लिया है, अमेंडमेंट का AM उठा लिया है, और एक्ट का A उठा लिया है। तो ये शॉर्ट में हम लोग अब लिखा करेंगे, है ना, जिससे कि टाइम बच जाए। तो 10 शेड्यूल किसके द्वारा ऐड की गई? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि किया गया था 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। अब ये है क्या? तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो संसद है
और संसद के 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। और हमारे यहाँ पर जो लोकसभा है ना, उसमें अभी कितने सांसद बैठते हैं? तो 543 सांसद बैठते हैं या एमपी बैठते हैं। यहाँ पर कितने लोग बैठते हैं? तो 245 एमपी यहाँ पर बैठते हैं। और रूल ये है कि जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीटें पाएगी, लोकसभा में 50% से ज़्यादा सीटें पाएगी, वो सरकार बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, बीजेपी ने लड़ा और कांग्रेस ने लड़ा, और बीजेपी ने 543 सीट्स में से जीत ली हैं 273 सीट्स, और कांग्रेस ने जीती हैं 270 सीट्स। तो यहाँ पर जब आप 50% से ज़्यादा सीटें निकालेंगे तो बीजेपी की बैठेंगी। इस वजह से बीजेपी क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी। और सरकार का सिंपल सा मतलब है, बीजेपी अपने 273 लोगों में से बीजेपी के एक बनेगा पीएम और कुछ लोग बनेंगे क्या? मिनिस्टर या मंत्री। और ये जो ग्रुप होता है प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का, इसी को बोलते हैं सरकार। ठीक, अब देखिए ये जो सरकार बनाएंगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा सीटें बीजेपी की हैं, इस वजह से इनकी सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस जो है, एग्जाम्पल है ये सिर्फ, मतलब वैसे मत लेना कि मैं इनका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस का, आप ए और बी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इजी समझ में आ सके इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का नाम देके एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब कांग्रेस बाई चांस ये करे कि भाई 3 लोग जो है, क्योंकि 3 लोग ज़्यादा हैं बीजेपी में, तो 3 लोग क्या करो, मेरे में आ जाओ और आपको इतने रुपए या इतना फ्लैट या जो भी इनको देना है लालच दिया जाए 3 लोगों को, और कांग्रेस अपने पास बुला ले। यदि ये 3 लोग इधर आ गए तो कहानी उल्टा हो जाएगी, और कांग्रेस के पास 50% से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, मतलब कांग्रेस का पीएम और मंत्री बनेंगे, और बीजेपी की क्या हो जाएगी, उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। फिर बीजेपी चुप नहीं बैठेगी, वो भी यही करेंगे। तो फिर पार्टी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी से पहली में, ऐसे आना जाना चलता रहेगा। और जो सरकार का मेन काम है कि दिन प्रतिदिन का शासन चलाना, उसकी तो बात छोड़ो, सबकी नज़र इसी पे रहेगी कि कौन किस पार्टी में है। तो ये पहले बहुत होता था, और एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आयाराम गयाराम का। आयाराम गयाराम का एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि हरियाणा के मंत्री जी एक थे, और उन्होंने क्या किया, कुछ ही दिनों में 3 बार पार्टियों को बदल दिया, एक ही 2 दिन में, मतलब 3 बार पार्टियों को बदल दिया। कांग्रेस से छोड़ के किसी में गए, किसी से छोड़ के दूसरी में गए, फिर कांग्रेस में आए। इस वजह से कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको कहना पड़ा कि ये गयाराम थे, अब आयाराम हैं, जिससे लोगों को पता चल जाए कि अभी ये किस पार्टी में है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है या एक इंसान का एग्जाम्पल नहीं है, उस टाइम पर जितने ही लोग थे सबका हाल ऐसे ही था, आयाराम गयाराम, अभी किसी पार्टी में है, फिर किसी पार्टी में है। तो इससे सरकारें गिरती थीं, बनती थीं, गिरती थीं, बनती थीं, यही चलता रहता था। तो राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये सोचा कि यार इस पर रोक लगाई जाए, और राजीव गांधी ने क्या किया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 के द्वारा एक शेड्यूल जोड़ी, 10वीं शेड्यूल, और दल को बदलने पर रोक लगा दी। ये जो रोक लगा दी ये है क्या? अभी देखिए, अगर जो एक पार्टी कोई हो, पार्टी 1 और एक पार्टी सेकेंड, अगर जो एक पार्टी 1 को छोड़ के 2/3 से ज़्यादा मेंबर जाएं, पार्टी 1 के जितने भी मेंबर हैं उसमें से 2/3 से ज़्यादा मेंबर अगर जो पार्टी को छोड़ के पार्टी 2 में चले जाते हैं तो ये ठीक है, जा सकते हैं। लेकिन अगर जो 2/3 या 2/3 से कम, 2/3 का मतलब होता है 66%, अगर जो 2/3 या 2/3 से कम मेंबर पार्टी 1 को छोड़ के पार्टी 2 ज्वाइन करते हैं तो सारे सदस्यों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, वो जो है सदस्य रहेंगे ही नहीं। अब आप सोच के देखें, अगर जो 2/3 लोगों को कांग्रेस बुलाए
तो इतनी चॉकलेट कहाँ है कांग्रेस के पास बांटने के लिए, इतना पैसा कहाँ है, इतना लालच कैसे देंगे कि इतने लोगों को बुला लें। और दूसरी बात, अगर जो कम लोगों को बुलाते हैं तो कम लोग आएंगे क्यों, क्योंकि वो फिर सांसद रहेंगे ही नहीं, है ना। इस वजह से दल के बदलने पर रोक लग गई, क्योंकि एक नंबर फिक्स कर दिया गया जो कि अभी कितना है, 2/3। किसी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा मेंबर अगर जो एक पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो वो जा सकते हैं। 2/3 से कम मेंबर अगर जो पार्टी छोड़ के गए तो उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। हालांकि ये जब 10वीं शेड्यूल जोड़ी गई थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, तब ये जो लिमिट थी 2/3 नहीं थी, ये लिमिट थी 1/3, 1/3 मेंबर लिमिट ये रखी गई थी। लेकिन आपको पता है मंत्री हैं, होशियार तो हैं ही, ये तब भी दिमाग लगाते थे, पार्टी बदलना तब भी जारी था। तो इस 1/3 की लिमिट को फिर से क्या किया गया, चेंज किया गया, और ये लिमिट अभी कितनी कर दी गई है, 2/3, 2/3 कर दी गई है। ठीक है, तो याद रखना कि जब जोड़ी गई थी तब लिमिट कितनी थी, 1/3, लेकिन फिर से बढ़ा के इसको कितना किया गया, 2/3, ये लिमिट है। इससे ज़्यादा मेंबर अगर जो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो वो जा सकते हैं, वैलिड है। तो ये हो गई 10वीं शेड्यूल। अब हमारा जो है लास्ट बचा है 11th और 12th शेड्यूल। तो देखिए जो 11वीं शेड्यूल है और जो हमारी 12वीं शेड्यूल है, 11वीं शेड्यूल और 12वीं शेड्यूल, तो 11वीं शेड्यूल को ऐड किया गया 73rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि किया गया था 1992 में, 1992 में। 12वीं शेड्यूल को जोड़ा गया था 74th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि सेम ईयर 1992 11वीं शेड्यूल जोड़ी गई और इसी 1992 ईयर में 12वीं शेड्यूल भी जोड़ी गई। तो ये 11वीं और 12वीं शेड्यूल में है क्या, तो गांव का शासन हमको पता है किसके द्वारा चलाया जाता है, तो गांव का शासन चलाया जाता है पंचायतों के द्वारा। तो पंचायत, और शहरों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, म्यूनिसिपालिटीज़, नगर पालिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हैं पंचायतें। पंचायतों से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं विषय, और म्यूनिसिपालिटीज से रिलेटेड कितने विषय, 18 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इसका मतलब है जैसे आपने अभी 7वीं अनुसूची पढ़ी थी कि 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उस पर कानून यूनियन बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उस पर कानून स्टेट बनाएगा, कॉनकरेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उन पे कानून कौन बनाएगा, दोनों लोग मिलके बनाएंगे, यूनियन और स्टेट। ऐसे ही ये 29 विषयों की सूची है जहाँ पर प्रशासन करने की जिम्मेदारी, नियम वगैरह बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, गांव की पंचायतों के पास है। ऐसे ही जो 12वीं शेड्यूल है वो क्या है, ये 18 विषयों की सूची है जहाँ पर प्रशासन करने की जिम्मेदारी या नियम वगैरह बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, शहरों की नगर पालिकाओं के पास है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है कि 12 की 12 शेड्यूल्स जो है वो कंप्लीट की हैं। और यहाँ पर देखिए, जो अगर जो किसी को डीप में पढ़ना है, जबकि आप अगर जो अभी यूपी पीसीएस का अभी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, अगर जो वहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ क्या किया गया था, जो यूपी पीसीएस का पेपर अभी हुआ था रिसेंटली, वहाँ पर एक साइड में लिस्ट ऐसे दी गई थी और वहाँ पर 4 शेड्यूल दी गई थी। पहली मतलब जो 4 शेड्यूल दे के रखी थी, और इधर एक लिस्ट बी दी गई थी, उसमें क्या दिया गया था कि किस शेड्यूल में क्या है, और उन्होंने कहा था कि मैच करिए, मतलब मैच करना था कि किस शेड्यूल में, बस टाइटल क्या है ये। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची में क्या है और किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है उनको, बस इतना।
और अगर जो फिर भी अगर जो आपकी ज़्यादा जानने की इच्छा है तो जो एक प्लेलिस्ट और बनेगी आईएएस और पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर आप जाके देखिए तो आपको इससे भी ज़्यादा या और जो भी हो सकता है वहाँ पर उतनी चीज़ें डिटेल्ड में आपसे शेयर की जाएंगी। तो इनको आप रिवाइज़ करिएगा और नीचे मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो के नीचे ही मैं क्या करूँगा पीडीएफ शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वैसे ये जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहा करिए। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, प्रथम अनुसूची में हमारे जितने स्टेट और यूटी हैं उनके नेम एंड बाउंड्रीज़। दूसरी शेड्यूल में क्या है, सैलरी या वेतन। तीसरी शेड्यूल में क्या है, ओथ शपथ। चौथी शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा की सीटें दी हैं, लोकसभा की नहीं हैं। पाँचवीं और छठी शेड्यूल क्या है, तो पाँचवीं शेड्यूल का टाइटल है शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। और छठी शेड्यूल जो है वो क्या है, ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र। जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वो 4 ही राज्यों में होते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और उसके बाद 7वीं शेड्यूल क्या है, तो शक्तियों को डिवाइड करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं। 8वीं शेड्यूल क्या है, लैंग्वेज या भाषाएं, पहले 14 थीं अब 22 हो गई हैं। 9वीं अनुसूची क्या है, उसको लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं, भूमि सुधार। 10वीं शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन, दल को बदलने के विरोध में जो कानून लाया गया। 11वीं शेड्यूल क्या है, पंचायतों के 29 सब्जेक्ट। 12वीं शेड्यूल क्या है, म्यूनिसिपालिटीज़ या नगर पालिकाओं के 18 सब्जेक्ट। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर जो कोई नया मैं वीडियो डालूं तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके नोटिफिकेशन। और अगर जो आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कुछ भी है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।